हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम हिंदी व्याकरण के दूसरी क्लास में व्यंजन को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा था, लेकिन इससे पहले एक शॉर्ट रिवीजन मारते हैं पहली क्लास में, जो कि हमने वर्ण और स्वरों के बारे में बताया था। तो जैसा कि हमने बताया था आपको पहली क्लास में कि वर्ण हमारे 52 होते हैं, वर्णों की कुल संख्या 52 होती है, लेकिन उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 होती है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52, लेकिन उच्चारण के आधार पर 45 होती है। फिर हमने बताया था कि जिनमें से अगर आपसे पूछा जाए कि मूल स्वर कितने होते हैं, वो 11 होते हैं। मूल व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। फिर हमने उसी में से वर्णों को 2 भागों में डिवाइड किया था, स्वर और व्यंजन में, जिसमें से कि स्वर को हमने पूरा डिस्क्राइब करके आपको पहली क्लास में बता दिया है। अब हम दूसरी क्लास में व्यंजन को पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें आने से पहले मैंने आपको पहली क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था, उसका मैं आंसर भी दे दूं, जो कि मैंने कहा था आप लोग कमेंट में बताएंगे उसका उत्तर। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका उत्तर आप लोगों को बता दूं, इसका उत्तर है व्याकरण। व्याकरण। तो ठीक है, आज मैं अपनी क्लास को फिर से कंटिन्यू करती हूँ यहीं से व्यंजन को स्टार्ट करते हुए। तो सबसे पहले अगर व्यंजन में आए तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो वो हमारे 41 होते हैं, लेकिन अगर मूल व्यंजनों की बात की जाए तो वो 33 होते हैं। अब व्यंजनों के प्रकार के बारे में आते हैं, जिनमें से अगर बात की जाए तो मुख्यतः व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। लेकिन ये हमारे 3 प्रकार के साथ साथ और भी कई प्रकार हैं जो कि अलग से आपको हम बताएंगे, लेकिन मुख्यतः 3 होते हैं। तो अभी आपको आते हैं सभी व्यंजनों के बारे में बता देते हैं। पहला व्यंजन हमारा है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन, चौथा है आगत व्यंजन, जिसको हम विदेशी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, और नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। अब सबसे पहले जानना होगा हमें स्पर्श व्यंजन, जिसमें से हमारे जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनकी संख्या होती है 25। क्वेश्चन हमारा यहीं से शुरू होता है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन यही आएगा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। जो ऑप्शन में होगा तो उसमें आपको टिक करना होगा। लेकिन ये भी जानना होगा कि कभी कभी ये भी पूछ देता है, आपको वर्ग के नाम दे देगा और पूछेगा कि इनमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। तो अब जानना होगा स्पर्श व्यंजन कौन से हैं। तो स्पर्श व्यंजन हमारे का वर्ग से पा वर्ग तक होते हैं। अभी कुछ लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी कि का वर्ग और ये पा वर्ग क्या होता है, लेकिन हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, बट अभी हम लोगों को चीज़ें भूल गई हैं, तो मैं रिमाइंड कराती हूँ। ये हमारा का, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। का से लेके मा तक पहली लाइन, इसी को हम वर्ग बोलते हैं। तो 1 वर्ग, 2, 3, 4, 5। तो हमारे जो स्पर्श व्यंजन हैं उनको 5 वर्ग में बांटा गया है। तो इसी को हम का वर्ग से मा वर्ग तक बोल रहे थे। तो इनमें हमारे अगर स्पर्श व्यंजन की बात की जाए तो टोटल हमारे स्पर्श व्यंजन 25 हो गए, का से पा वर्ग तक। लेकिन 2 व्यंजनों को और जोड़ा गया है, जिनको हम बोलते हैं उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है, जो कि हमारे 2 हैं, क्या, ड़, ढ, जैसे कि सड़क, और दूसरा है हमारा कढ़ाई। इसके एग्जाम्पल में ले सकते हैं। तो फिर इनको लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, इन दोनों को अगर हम मिला देंगे 25 स्पर्श व्यंजन और इन 2 व्यंजनों को द्विगुण व्यंजन को, तो हमारे टोटल हो जाएंगे 27 व्यंजन। नेक्स्ट आते हैं अंतस्थ व्यंजन में। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4, य, र, ला, वा। अब क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि ऑप्शन में आपको दे देगा और इनमें से एक रख देगा कि इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। आपको टिक करना होगा अगर आपको ये चारों याद होंगे तो। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो वो आपको बताना होगा कि 4 होते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऊष्म व्यंजन, जिनको संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। इनकी भी संख्या 4 होती है, स, स, हा, क्योंकि ये संघर्ष करते हुए आते हैं। जैसा कि हम बोल रहे हैं तो मेरे मुख से स्पर्श करते हुए निकल रहे हैं, इसलिए इनको स्पर्शी व्यंजन भी बोलते हैं।
नेक्स्ट आते हैं आगत व्यंजन। इनकी संख्या होती है 2, जिनको विदेशी व्यंजन भी बोलते हैं। कभी कभी आगत के रूप में पूछ लेते हैं, कभी कभी विदेशी व्यंजन के बारे में, तो आपको ये दोनों याद रखने पड़ेंगे। इनकी संख्या होती है 2, ज फ, जिनमें से ये पॉइंट ज में, इधर फा में भी पॉइंट, तो ज फ ये हमारे आगत या विदेशी व्यंजन है। नेक्स्ट आते हैं संयुक्त व्यंजन में। संयुक्त व्यंजनों की संख्या हमारी होती है 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन जाता है। ये 4 होते हैं छत, त्रक, ज्ञ, श्र। जो कि छ हमारा होता है ये क हलंत प्लस शा से मिलकर बना होता है। त्रा जो हमारा है वो त हलंत प्लस रा से बनकर मिला होता है। ज्ञ ज प्लस यहाँ से मिलकर बना होता है। श्र श प्लस रा वर्ण से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन यहीं से उठता है कि आपको छ दे देगा और पूछेगा कि क प्लस स, और भी ऑप्शन में आ जाएंगे, उनमें से कहेगा छ किन वर्णों से मिलकर बना है। अब आपको वर्ण ध्यान रखने होंगे, तो छ क निकल रहा है कि नहीं, हमें ऐसे ही याद करना होगा। क प्लस स, त्र है, त है, त त्र निकल रहा है, तो त प्लस रा, ऐसे याद करना होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें इनको याद कर लेना होगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर हमारे 2 होते हैं, या और वा। नेक्स्ट है लुंठित व्यंजन, जो कि होता है रा। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है कि ऑप्शन दे देगा कि लुंठित व्यंजन कौन सा है, और आपको उसमें एक ऑप्शन में रा दे देगा, जो कि आपको याद करना, आपको रा टिक करना होगा। नेक्स्ट है पार्श्विक व्यंजन, ला। अगला है नासिक ध्वनियाँ, ये भी दे देता है, जिनमें से हमें याद करना होगा जो भी वर्ण होते हैं, इनका अंतिम जो वर्ण होगा, जो भी हमारे वर्ग होते हैं उनका जो अंतिम वर्ण होगा वो हमारे नासिक ध्वनिया में आते हैं, जैसे अंगा, इया, अणा, ना और मा। इनको अनुस्वार भी बोलते हैं। जो भी हमारी ध्वनियाँ नाक से निकलती हैं उनको अनुस्वार भी बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं आयोग वाह। तो आयोग वाह में 2 चीज़ें होती हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार जिसमें कि ऊपर अंक की बिंदी होती है, और विसर्ग जो कि आप लोगों ने हर चीज़ में देखा होगा, ऐसे करके विसर्ग बना होता है, जैसे प्रातः तो आगे विसर्ग बन जाता है। तो इस टाइप में तो हमारे आयोग वाह कितने होते हैं, 2, अनुस्वार, विसर्ग, अंग और आहा 2, ये भी याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब 2 चीज़ें हो गई हैं, कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के भेद। तो इसके आधार पर होते हैं 2 भेद, अघोष और घोष, जिसको सघोष भी बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे भी जरूर क्वेश्चन बन जाते हैं। अघोष और घोष। अघोष क्या होता है, अभी मैंने आपको वर्ग के बारे में बताया था कि का से लेके मा तक। तो प्रत्येक वर्ग का पहला मतलब जैसे कि का, और दूसरा वर्ण खा। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जैसे कि का और खा, चा और छा, टा और ठा, ता और था, पा और फा, ये हमारे अघोष होते हैं। अघोष से ऐसे याद रखिएगा, अघोष, आ मतलब पहले ही आना। तो क, ख, च, छ पहले ही जो 2 वर्ण होते हैं वर्ग में, वो हमारे क्या होते हैं, अघोष। लेकिन जो हमारा सघोष होता है, जिसको घोष भी बोलते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण होगा, जैसे ग, घ, अंगा, ग, घ, अंगा, ज, झ, इया। ठीक है, ऐसे जो भी हमारे लास्ट के 3 वर्ण होंगे वो सघोष होंगे। अघोष पहले 2 वर्ण, सघोष लास्ट के 3 वर्ण। क्लियर। अगला आता है, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। 2 कौन से हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। इनको भी ध्यान रखना होगा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण, जैसे क, ग, अंगा, तथा इनके साथ में या, रा, लावा को भी शामिल किया गया है। मतलब अल्प प्राण में क्या है, पहला यानी का, तीसरा गा और 5वां अंगा। पहला, तीसरा, 5वां अल्प प्राण में आते हैं। इसी वो जितने भी वर्ग हैं उन सभी के पहला च, तीसरा ज और 5वां इया। इसी तरह सभी के पहला, तीसरा, 5वां अल्प प्राण में आता है। और अल्प प्राण में इन तीनों के अलावा या, रा, लावा को भी शामिल किया गया है। अभी क्वेश्चन ऐसे बन सकता है,
अल्प प्राण कौन से हैं? ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा, उनमें से हो सकता है यारा लावा में से रख दे या इन वर्ग से भी कोई रख सकता है वर्ण को, तो इसको ध्यान रखना होगा। फिर आते हैं महाप्राण। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग हमारा महाप्राण होता है। दूसरा और चौथा कौन सा? दूसरा ख और चौथा घ, दूसरा छ और चौथा झ। दूसरे और चौथे वर्ग हमारे महाप्राण कहलाते हैं, लेकिन उनके साथ में हमारे स स स हा, जो हमारे संघर्षी, अभी हमने आपको व्यंजन बताए थे, संघर्षी व्यंजन को भी जोड़ा गया है। हमारे महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ग प्लस साथ में संघर्षी व्यंजन भी आते हैं, स स स हा। तो हमारे अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, सघोष, ये भी हमारा टॉपिक क्लियर। अब आते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने अभी आपको पहले वीडियो में स्वर के उच्चारण स्थान बता दिए थे, अभी हम व्यंजन के बारे में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हमने स्वर व्यंजन जितने भी वर्ण के उच्चारण हैं उन सभी को यहाँ पर हमने एक नोट बना लिया है। तो आइए देखते हैं। पहली बात तो हमें जानना होगा स्थान कौन कौन से हैं वर्ण के उच्चारण के। तो पहला है कंठ, सबसे पहले कंठ आता है, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ, फिर नासिका, फिर कंठ तालु, कंठोष्ठ, फिर दंतोष्ठ। अब ऐसे ध्यान रखना होगा हमें, इस जो अभी हमने ये सारणी बनाई है कि स्वर में कौन कौन से हैं, कंठ से कौन कौन से स्वर होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं और अंतस्थ कौन से आएंगे, ऊष्म कौन से आएंगे। तो इसको ध्यान रखते हुए हमें करना पड़े। तो कंठ से हमारा उच्चारण कौन कौन से वर्ण होते हैं? आ और बड़ा आ, छोटा आ, बड़ा आ, और हमारा जो अभी हमने पहला वर्ग बताया क ख ग घ अंगा, साथ में हा भी होता है। तो इसको ध्यान रखना हो, कंठ से कौन कौन से उच्चारण होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, क ख ग घ अंगा और हा। नेक्स्ट आता है तालु, इससे छोटी ई, बड़ी ई, च छ ज झ इया, या और शा, इनका उच्चारण होता है। मूर्धा री, ट ठ ड ढ अड़ा, रा और सा का उच्चारण होता है। दंत, ता यहाँ पे नहीं है, स्वर में कोई दंत नहीं है, ता थ द ध ना, ला और सा, ये हमारे आते हैं दंत में। ओष्ठ में ऊ, बड़ा ऊ, पा फा बा भा मा, ये हमारे ओष्ठ के व्यंजन हैं। अभी इनको ऐसे भी आप दिमाग में रख सकते हैं, जैसे ओष्ठ से हमने कहा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, तो ये हमारा होंठ चल रहा है, तो ये हमारे ओष्ठ के व्यंजन हो गए। अभी नासिका, नासिका में अभी आपको मैंने पिछले बताया था, यही अनुस्वार वाले जो भी हमारे वर्ण होते हैं, अंग, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा। कंठ तालु, यानी कंठ और तालु दोनों से जिनका उच्चारण होता है ए, ये हमारे कंठ और तालु से इनका उच्चारण होता है। कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ इन दोनों से जिनका उच्चारण होता है वो ओ और औ है। दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ जिसे इनका जिनका उच्चारण होता है वो है वा। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये छोटा सा है, इसको कोई ध्यान नहीं देता है। दांत और ओष्ठ से किसका उच्चारण होता है? वा का। और अभी आप जो मैंने वर्णों की उच्चारण की ये जो तालिका बनाई है, ये मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और कहीं सब जगह एक पूरा मटेरियल एक जगह पे, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि सारा आपका जितना भी उच्चारण स्थान होगा वो एक जगह आपको मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है, आज हमने व्यंजन को पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो कि मैं फिर अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ जिसका आपको आंसर कमेंट में देना होगा। तो आज का क्वेश्चन ये है, आयोगवाह किसे कहा जाता है? अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन पुट कर रही हूँ। आयोगवाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपका अल्प प्राण, सघोष, संयुक्त व्यंजन, विसर्ग। जो भी इसमें आपका ऑप्शन सही हो उसको आप कमेंट में बताइएगा, और नेक्स्ट अगली क्लास में फिर हम मिलते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो व्यंजन की, तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी हमारे भावी शिक्षक या जो भी हमारे तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, और सब्सक्राइब करें अगर आप अगला वीडियो और देखना चाहते हैं, नेक्स्ट जो भी कल आएगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।